क्लास 12 जूलॉजी दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि जो हम डेली लाइफ में यूज करेंगे एमनियोसेंटेसिस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे वुमेन के लिए जो खराब हैं। देखो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि तुम अच्छे से बच्चे पैदा कर सकते हो और तुम फर्टाइल हो, नहीं। अगर तुम सच में अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहना चाहते हो तो तुमको फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ इमोशनली, मेंटली, सोशली और बिहेवियरली, इन हर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्दी होना चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल. So today we are going to discuss the next chapter of class 12 zoology, that is reproductive health. So as we discussed the last chapter, that is human reproduction, so today we are going to discuss this chapter, the next part of the reproduction series, that is the reproductive health. Okay. रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना सही होता है ताकि एक साथ ही दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। दोनों में एक दूसरे का एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है हार्मोनल मैकेनिज्म, उसका काफ़ी यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में यूज़ होगा। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर नाउ। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। देखो, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, उसके अलावा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्राइम्स भी हैं, उनके बारे में भी हमको थोड़ा बहुत जानना है। कैसे हम अपने यूथ को अवेयर कर सकते हैं रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कैसे हम ग्रोइंग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं वाया इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अमॉन्ग द पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, क्योंकि हमको पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते रहना है ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इस चैप्टर का जो बिगिनिंग पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या है और एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन क्या है। उसके अलावा हम लोगों को जो भी अवेयरनेस मेथड्स यूज़ करने चाहिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स, जैसे कि जो हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे एमनियोसेंटेसिस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे वुमेन के लिए जो खराब हैं। क्योंकि पहले कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसे आते थे जिससे कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर रिपोर्ट किया गया था फीमेल्स में, तो उसके अल्टरनेटिव कुछ नॉन स्टेरॉयडल केमिकल्स भी आ गए हैं जैसे सहेली वगैरह। अगर आप क्लास 12 पहले एक बार पढ़ चुके हो और अभी आप जो अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए, नीट के लिए इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी तो मैं यहाँ पे हर चीज़ को एकदम डिटेल से बताने वाली हूँ ही। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करके कॉन्ट्रासेप्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को टेम्पररी और परमानेंट दोनों मेथड्स पढ़ाए जाएंगे। टेम्पररी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप उस मेथड को यूज़ कर रहे हो तो बाद में अगर आप प्रेगनेंसी है ना कंटिन्यू रखना चाहते हो या प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, लेकिन परमानेंट मेथड में ऐसा नहीं होता। वो परमानेंटली बंदे को कॉन्ट्रासेप्ट कर देता है, यानी कि स्टेराइल बना देता है। इस चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ देखने को मिला था और क्या क्या हम लोगों को मेजर उठाने पड़े थे। क्योंकि इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बूम कर रहा था कि उसके बाद हम लोगों को इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एट अ नेशनल स्केल। और जाते जाते हम लोग इस चैप्टर में जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी क्या है और उसका इलाज क्या है, उसको हम कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन तुम लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट इज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन, है ना, एंड व्हाट इज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, है ना, एंड द मेजर्स जो उसके अंदर हम लोग लेते हैं कि कैसे हम सोसाइटी को आगे हेल्दी बना सकते हैं अगर वो हेल्दी नहीं है तो। उसके बाद जब ये मैं तुम लोगों को डिस्कस कर दूंगी तो मैं तुम लोगों को पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ पे पैराग्राफ में पॉपुलेशन के बारे में भी दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। और फिर लास्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इनफर्टिलिटी, और इस इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए जो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट करते हैं।
जिसको हम शॉर्ट में आर्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली ये छोटा चैप्टर है और इसमें ये सारे पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। सबसे पहला जो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन क्या है। देखो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि तुम अच्छे से बच्चे पैदा कर सकते हो और तुम फर्टाइल हो, नहीं। अगर तुम सच में अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहना चाहते हो तो तुमको फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ इमोशनली, मेंटली, सोशली और बिहेवियरली, इन हर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पे कोई मेंटल प्रेशर पड़ा हुआ है या तुमको सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कुछ इनसिक्योरिटीज है या तुमको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सोसाइटी एज सच तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जान रहे हैं कि कैसे लोग जो है वो, या तो ट्रांसजेंडर लोग भी अभी एक्सेप्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। थर्ड जेंडर की जो है वहाँ पे जो भी सरकारी फॉर्म्स है उसमें भी ऑप्शन दिया जाना स्टार्ट हो गया है। या कुछ लोग अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के भी बहुत ओपन आउट हो रहे हैं कि कोई अगर LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, दिस दैट, तो एज अ सोसाइटी उसको अगर वो एक्सेप्ट कर पा रही है सोसाइटी, और वो बंदा अपने आप को फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ इमोशनली, मेंटली और सोशली भी उसको एक्सेप्टेंस फील हो रही है, तब जाके वो बंदा पूरी तरह से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहलाएगा। सो अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन शुड बी हैविंग ऑब्वियसली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने ही चाहिए। तो अगर उसमें नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो वो हेल्दी है। सो किस पर्सन को तुम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहोगे? सो ही शुड बी, है ना, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली and socially healthy in all, that is in all aspects of reproduction। सिर्फ फिजिकली हेल्दी होने से नहीं होगा, आप सबको इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली और, है ना, फिजिकली हर तरह से आप लोगों को हेल्दी होना चाहिए, तब आप एक तरह से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहलाओगे। लेकिन एनसीईआरटी में खाली इस पर्सन के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के बारे में भी बात किया। सो व्हाट इज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी? ठीक है, तो सोसाइटी कैसे हेल्दी बनेगी यार? द सोसाइटी मस्ट हैव पीपल with normal, that is healthy, not abnormal, healthy reproductive organs, sex organs, and there should be normal, emotional and behavioral interaction among people in all aspects of reproduction। obviously एक सोसाइटी हेल्दी कैसे होगी वो जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि हम और तुम इस सोसाइटी के पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि सिर्फ हमारे जैसे लोग ही नहीं है यहाँ पे, है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं जिनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है रिप्रोडक्शन के बारे में, और हम लोगों को उनको एक्सेप्ट करना होगा, उनको भी सेफ फील कराना होगा इस सोसाइटी में। एंड दिस इज द बेयर मिनिमम वी कैन डू फॉर एनी पर्सन। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन शुड बी फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या है? सो अ सोसाइटी जिसमें लोग ऐसे होना चाहिए जिनके हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो और उनका नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन हो एक दूसरे के साथ। ऐसा ना हो कि लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हों या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। So this was the definition of reproductively healthy person and a society. Now we have to discuss कि actual में प्रॉब्लम क्या हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी इंडिया में किसके बाद यार? जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या हुआ था ऐसा? तो हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंस
के तुरंत बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था, है ना, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग रहा था, लोगों के पास उतने जॉब्स नहीं थे, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई थी, और वैसा प्रॉपर हम लोगों का कोई भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टाइप्स कोई भी ऐसा, है ना, नेशनल प्लान जो है वो हमारा अभी तक, है ना, आया नहीं था। तो प्रॉब्लम जो इंडिया को फेस करनी पड़ रही थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वो था, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप बेरोजगारी को दे सकते हो। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ जब अलार्मिंग रेट में बढ़ता हुआ दिखा कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो है इंट्रोडक्शन किया गया, है ना। तो इसका क्योर क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया फैमिली प्लानिंग। एक प्रोग्राम था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग, और ये 1951 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज ये फैमिली प्लानिंग एक्चुअल में जो फर्टाइल कपल्स थी उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताता था। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बच्चे पैदा करने से रोकना, और कंसेप्शन का मतलब होता है बच्चा पैदा करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाना। तो फैमिली प्लानिंग इज ऑल अबाउट कि हम कैसे फर्टाइल कपल को ये बताएं कि आप जो है ये मेथड यूज करके कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हो, ताकि आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव भी रहो और साथ साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी ना हो। और ये फैमिली प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने इस तरह का कोई रिप्रोडक्टिवली, है ना, एक्टिव प्रोग्राम एज अ नेशनल लेवल, है ना, इंप्लीमेंट किया था। तो फैमिली प्लानिंग, है ना, डील्स विद व्हाट, डील्स विद, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, है ना। इट डील्स विद एजुकेटिंग फर्टाइल कपल अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ताकि थोड़ा लगाम लगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। लेकिन सिर्फ फैमिली प्लानिंग नहीं, उसके अलावा एक और प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था आरसीएच प्रोग्राम। आरसीएच के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फैमिली प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक और पॉइंट जो है लिखना था हमें कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट सच प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, एक रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आरसीएच प्रोग्राम भी उसके बाद आया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या था, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, ये बार बार आएगा एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो फैमिली प्लानिंग थी उसमें हम खाली किस चीज को डिस्कस कर रहे थे, खाली हम डिस्कस करते कि कैसे हम फर्टाइल कपल को बता सकते हैं कि कैसे आप कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हो। लेकिन ये जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये कवर करता है ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। खाली ये फर्टाइल कपल्स को एजुकेट करने के लिए नहीं है, इट इंक्लूड्स, है ना, मैटरनल यानी मदर का, एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, माँ और बच्चा। ये तो खाली जो है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स को बता रहा था, लेकिन ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के साथ साथ कि बच्चे जब पैदा हो जा रहे हैं तो उसके बाद पैदा होने के बाद भी उनको कैसे हम लोगों को सही रखना है, हेल्दी रखना है। मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, बच्चे पैदा होने के बाद जो है फादर और मदर को इंट्रोडक्शन कराना इस चीज़ का कि आपके दोनों बच्चे इक्वल हैं, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम कि आप कैसे कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आरसीएच के अंदर आते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर यार एमनियोसेंटेसिस एंड
मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आता है। क्या कहा मैंने? ये दोनों टॉपिक तुम खुद ही पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए किया जाता है। फैमिली प्लानिंग में ऐसा कोई भी चीज़ इंट्रोडक्शन नहीं था, ये सिर्फ फर्टाइल कपल्स को बताता था आप कैसे बच्चे ज़्यादा पैदा करने से रुको। लेकिन अगर हम बच्चे को कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं वो देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है फैमिली प्लानिंग में वो नहीं आएगा, वो आरसीएच में आएगा। उसके अलावा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, जो आप जानते हो आज बच्चे पैदा होते हैं तो उनको टीकाकरण लगता है, वैक्सीन्स काफ़ी सारे लगते हैं, तो वो आरसीएच के अंदर आता है ना। तो इसी को जब मैंने आगे अभी कंटिन्यू किया तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज आरसीएच। ठीक है, व्हाट इज आरसीएच। और आरसीएच में सबसे पहला टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है एमनियोसेंटेसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था कि एमनियन इज अ लेयर। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर थे, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक सैक। तो एमनियन जो लेयर होता है, इसी के अंदर हमारा जो फीटस है, जो भी फीटस है, दिस वन इज अ फीटस, है ना। मैनेज कर लो, फीटस इसको मान लो। लग तो नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही लग रहा है, थोड़ा ठीक किया जाए इसको। बच्चे को बच्चे की तरह देखा जाए, है ना। तो ये जो है हमारा फीटस है। अब तो फीटस लग रहा है। तो फीटस किस लेयर के अंदर रहता है? एमनियन के अंदर। और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम सब जानते हैं कि बच्चे के जो भी सेल्स हैं वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में इस तरह से शेड होते रहते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है? एमनियन नाम में ही यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम जो है एमनियोटिक फ्लूइड को विथड्रॉ करते हैं वाया सिरिंज। तो इसको हम लोग जो है विथड्रॉ करते हैं फ्लूइड को बाहर, तो बच्चे के सेल्स बाहर आ जाते हैं। उन सेल्स के क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है कि कहीं कोई क्रोमोसोम खराब तो नहीं है, कि कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं बच्चे को। सो एमनियोसेंटेसिस मीन्स व्हाट, है ना, हेयर, है ना, द एमनियोटिक फ्लूइड is withdrawn out and the cells of fetus are extracted along with it. फिर उसके बाद क्या होता है? Now the chromosomal analysis is done to check for any genetic abnormality. माँ का सेल्स इसमें नहीं होगा, बच्चे का सेल्स होगा। तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दिस वन इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक, क्योंकि ये डायग्नोज कर रहा है कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं, जेनेटिक बीमारी। अगर जेनेटिक बीमारी निकली बच्चे को, तो बच्चे को फादर मदर के हेल्प से बता दिया जाएगा कि क्या करना है, यानी कि उसको आगे आपको कैरी करना है, जीन थेरेपी देनी है, क्या करना है आपको, बच्चे को अबॉर्ट करना है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जैसे मैं कुछ जेनेटिक बीमारियों का नाम यहाँ पे लिख दूँ, जैसे सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, जान तो रहे होगे, ये सब तुमको क्लास 12 में ही जेनेटिक्स में पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं, क्योंकि जो बीटा ग्लोबिन चेन है, तो बीटा ग्लोबिन चेन जो प्रोटीन चेन है हीमोग्लोबिन का, उसके 6th पोजीशन पे एमिनो एसिड होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड, रिप्लेस किससे हो रहा था? वैलिन से। कलर ब्लाइंडनेस तो जानते हो, कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें जो है कलर डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते, रेड वाले कलर ग्रीन वाले दिखते नहीं क्लियरली ना। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये सब आपने पढ़ा होगा। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम इज एक्स नॉट कंडीशन हो जाए फीमेल में। हीमोफीलिया तो जानते हो, इसमें ब्लड फैक्टर 8 यानी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जेनेटिक जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं
उसको जो है एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है बच्चे के जन्म लेने से पहले। जैसे मान लो बच्चा क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम से पीड़ित है, अगर वो XXY है, वो बच्चा बड़े होने के बाद फर्टाइल रहेगा ही नहीं। तो खानदान जिसको अपना आगे बढ़ाना, बच्चों की ज़रूरत खानदान बढ़ाने के लिए, उनको कहा जाएगा कि आप जो है बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो। सो एमनियोसेंटेसिस may be followed by MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी। लेकिन आप किसी भी तरह से, है ना, ये नहीं कि बच्चे का आपने सेक्स क्रोमोसोम देखा कि लड़की है, एक्सेस सेक्स क्रोमोसोम है, तो आपने उसको अबॉर्ट कर दिया। तो MTP एक्चुअल में जब आया था तो लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो MTP को फिर थोड़ा सा उसको, है ना, लीगलाइज किया गया और उस पर रूल एंड रेगुलेशन लगाए गए, क्योंकि आप किसी को भी ऐसे मार नहीं सकते। तो MTP सबसे पहले लीगलाइज हुआ इंट्रोड्यूस होने के बाद। और मैं बता दूं, MTP कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्चुअल में वो होता है जो आप बच्चे पैदा करने से पहले, यानी आप जो है इम्प्लांटेशन से पहले ऑप्ट करते हो, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, ठीक है। MTP इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसलिए यहाँ पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे MTP। MTP स्टैंड्स फॉर व्हाट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MTP, हाँ, है ना। इट इज द वॉलेंट्री, यानी मदर की रजामंदी से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वॉलेंट्री कंसीव करने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद बच्चे को अबॉर्ट करना ड्यू टू अ, है ना, सुटेबल रीजन, एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो तभी। ऐसे आप किसी की भी हत्या नहीं कर सकते। तो क्या MTP को लीगल तो करना था, लीगलाइज तो किया गया था। सो MTP के बारे में आपको जानना ये है, कुछ डेटा जो है आपके बारे में NCERT ने लिखा है यहाँ पे। MTP वॉज लीगलाइज्ड इन कौन से ईयर में? इट वॉज 1971। लेकिन 1971 से लेकर के, है ना, 1994 तक काफी ज्यादा इसका मिसयूज हुआ और फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट करना स्टार्ट किया गया इंडिया के हर कोने में। बेसिकली हरियाणा में ऐसा देखने को मिला। सो उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज इन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, कि बच्चा को, है ना, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, क्योंकि एक तरह का एमनियोसेंटेसिस एक डायग्नोस्टिक टेक्निक था और उसका मिसयूज किया गया एमनियोसेंटेसिस का फीमेल चाइल्ड को किल करने के लिए, मारने के लिए। तो फिर एक लॉ लाया गया कि किस तरह से हम इस एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज रोक सकते हैं, MTP का मिसयूज रोक सकते हैं। तो ये जो है 1994 में इस चीज को लाया गया। तो तुम देख पाओगे 1971 से 1994 तक कितनी फीमेल चाइल्ड्स को किल किया गया होगा, है ना। उसके अलावा MTP जो है उसको अलाउ किया गया अप टू 6 मंथ्स। पहले MTP कब तक अलाउड था? पहले आप एक बच्चे को गिरा सकते थे जब तक वो 3 महीने का नहीं हो गया। 3 महीने से ऊपर के बच्चे को आप नहीं अबॉर्ट कर सकते। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब 6 महीने तक के बच्चे को अबॉर्ट किया जा सकता है। और ये जो रूल आया है, ये कब आया था? ये आया था 2002 में। जबकि उसके बाद फिर से एक रूल आया कि अगर बच्चा अप टू 3 मंथ्स का है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही है वो, सो यू नीड 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक डॉक्टर के प्रेजेंस में आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर बच्चा अप टू 6 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड में, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच गया, सो एक नहीं 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रेजेंस में आपको ये काम करना है। और ये जो रूल है ये 2017 में लाया गया। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि MTP जो है वो एक्चुअल में हम लोग कब तक परफॉर्म कर सकते हैं? कैन बी परफॉर्म अप टू 6 मंथ्स, है ना। 1 महीना में 4 वीक्स होते हैं, तो 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड। क्या ये MTP एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है क्या? तो MTP कोई भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के बाद वॉलंटरी टर्मिनेट
किया जाए, पेरेंट्स को ऐसा अलाउ किया जाए, वो वाला ये मेथड है, नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बट ऐसा देखा गया, बट स्टिल जितना भी है ना 20% ऑफ ऑल द कंसीव्ड प्रेगनेंसीज कि एक्चुअल में एक साल में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, है ना, उसका 20% यानी 1/5 देखा गया है कि उतने बच्चे मार दिए जाते हैं, एमटीपी परफॉर्म हो रहा है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से। सो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, लेकिन शायद लोगों ने इसको कॉन्ट्रासेप्शन समझ लिया है ना। सो बट देखा क्या गया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, बट 20% ऑफ ऑल द कंसीव प्रेगनेंसीज इन अ ईयर आर एमटीपीज। मतलब एमटीपी एक्चुअल में है क्या, जितने बच्चों को मारा जाता है अगर हम उसको देखें तो एक्चुअल में जितने बच्चे मर रहे हैं एमटीपी से, है ना, वो एक्चुअल में अकाउंट करते हैं 20% ऑफ ऑल द कंसीव प्रेगनेंसीज इन अ ईयर, के एक साल में जितने बच्चे कंसीव किए जाते हैं उसका 20% एमटीपी से किल हो जाता। ठीक है, सो 25 to 30 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म पर ईयर, तो 20% ऑफ ऑल द कंसीव प्रेगनेंसीज है। दिस वाज ऑल अबाउट एमटीपी। यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स। ठीक है, अब देखो एक और चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पढ़ रहे थे, जिसमें एमनियोसेंटेसिस और मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आया था। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है यार कि अगर हमको इन सारे प्रोग्राम्स को हमने ला तो दिया, लेकिन अगर तुमको इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है इन प्रोग्राम्स को, तो क्या तुमको और एफर्ट डालना पड़ेगा। तो अगर तुमको सक्सेसफुली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है तो तुमको यार सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, जिसमें तुमको मटेरियलिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, अच्छे अच्छे मशीन्स चाहिए। उसके अलावा तुम लोगों को एक, है ना, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी लगेगी कि अच्छे डॉक्टर्स वगैरह हो तुम्हारे उस क्लिनिक में, जो सही में जो है, जैसे वो क्लिनिक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसकी बात कर रही हूँ। आज भी मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही इलाज करवाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, हेल्थ इंश्योरेंस की उनको जानकारी नहीं होती। सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हम लोग कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं, कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में, या एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी अगर हमको बनाना है, तो हम लोग जो है ये तैयारी अवेयरनेस बचपन से ही शुरू कर देते हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ तब से। तो सबसे पहले वो अपने घर से ही सीखेगा। सो वी नीड व्हाट, वी नीड ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। यानी कि अगर वो टीवी देख रहा है तो विजुअल मीडिया, रेडियो सुन रहा है, कोई भी गाना सुन रहा है, उसके थ्रू हम लोग ये फैला सकते हैं अवेयरनेस, या फिर न्यूज़पेपर्स के हेल्प से, प्रिंट मीडिया के हेल्प से हम लोग जो है अवेयरनेस को फैला सकते हैं वाया ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। उसके अलावा बच्चे को, है ना, पेरेंट्स घर में, रिलेटिव्स, टीचर्स भी, उनको जो है बच्चे का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसको मालूम चल रहा है बचपन से, वो कहीं ना कहीं घर से, या फिर वो जो भी इन चीज़ों को के एक्सपोजर में आ रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसमें हेल्प करेंगी। उसके अलावा फिर बच्चा स्कूल जाएगा, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, इससे क्या हेल्प मिलेगा, वाया सेक्स एजुकेशन इन स्कूल क्या हेल्प मिलेगा कि बच्चे को वो अवेयर होगा, अवेयरनेस अबाउट लड़का हो या लड़की, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कि मेल के अलग है, फीमेल के अलग है, क्या दोनों का फंक्शन है। उसके अलावा एडोलेसेंस के बारे में, एडोलेसेंस के बाद अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, प्यूबर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए। नहीं तो प्यूबर्टी पे आते आते मेल का अलग धारणा बन जाएगा, फीमेल चाइल्ड का अलग धारणा बन जाएगा, बच्चों अलग अलग वैसे बैठाते हैं, उनको हम इंटरेक्ट नहीं करने देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने अपोजिट जेंडर को एज अ अजूबा समझने लगते हैं। खासकर लड़कों में ऐसा होता है। तो अगर हम लोग उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने दें, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि लड़कों को मोस्टली पता ही नहीं होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उनको एक टैबू की तरह दिखाया जाता है, तो ये सब चीज़ सही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा
जो भी फर्टाइल कपल है, फर्टाइल कपल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, फर्टाइल कपल को भी बताना होगा हम सबको अबाउट व्हाट, अबाउट सेफ एंड हाइजेनिक, है ना, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि कैसे वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में भी उनको पता होना चाहिए, फर्टाइल कपल्स को या पीपल जो भी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं और वो उस एज में आ गए हैं कि दे आर सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है। तो अगर उन्होंने ये सारी चीजें जान ली एंड दे गॉट मैरिड एंड दे नो अबाउट एवरीथिंग, स्टिल दे नीड टू बी अवेयर अबाउट है ना द जेस्टेशन पीरियड, कैसे मदर को जो है हम लोग प्रॉपर केयर करेंगे, प्रॉपर मैटरनल केयर है ना, बिफोर एंड आफ्टर पार्चुरेशन, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम का एक चीज होता है। उसके अलावा है ना, जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के बाद दोनों टाइम मदर का सेवा करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि शी कैन बी डायग्नोज विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और कुछ फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि दे जस्ट वांट टू किल देयर ओन बेबी बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग स्ट्रेस, और बच्चे जो रात में उठ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती मदर की, तो ये सारी चीज़ों की वजह से। उसके अलावा मदर को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना होगा, एजुकेशन अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। अब बच्चा पैदा हो गया और आपने मदर का भी केयर कर दिया, बच्चे को भी प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करा दी गई, तो उसके बाद जो है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको दोनों को देनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है किसको, टू बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, किसी को भी कम नहीं समझना है, बोथ आर इक्वल। उसके अलावा आपको अवेयर होना होगा अब सेक्स अब्यूज, आपके बच्चे हो गए, आपने उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी, फिर भी सोसाइटी में सेक्स अब्यूज नाम का चीज चल रहा है, सो यू नीड टू बी अवेयर, है ना, एंड अदर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। तो ये सारी चीजें यू नीड टू बी अवेयर, आपको अवेयर होना चाहिए, तभी जाके हम इस पूरी सोसाइटी को एज सच, एज अ होल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना पाएंगे। जो हमारा अगला टॉपिक था वो था पॉपुलेशन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन? हाँ, पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होने चाहिए सेम स्पेशीज के, ऑफ सेम स्पेशीज। जैसे इंसान का पॉपुलेशन होगा। अब यहाँ पे जिस शहर में मैं हूँ, उस शहर में, उस एरिया में जहाँ मैं खड़ी हूँ अभी, यहाँ पे कुत्ते भी हैं, गाय भी हैं, दिस दैट जानवर भी हैं, तो क्या हम सारे को इंक्लूड करके एक पॉपुलेशन कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेशीज, है ना, इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ गिवन एरिया, इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ गिवन टाइम, दैट्स इट। अब ये नहीं कि 1970 में यहाँ पे कितने लोग थे, दिस इज नॉट कॉल्ड एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स कि अभी फिलहाल कितने लोग हैं यहाँ पे, दैट्स इट, और सेम स्पेशीज के होने चाहिए। अगर हम बोले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है, ये सब चीज़ें पता ही नहीं चाहिए, 11 जुलाई, ठीक है। व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी मीन्स व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज सेंसस? It is the official counting of population. Official counting of population. तो आपके एनसीईआरटी में वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में डेटा लिखा हुआ है। 1900 में कितना था, 2000 में कितना था, और 2011 में कितना था। 2, 6 and 7.2 billion. This data is written in your NCERT about the world population. Meanwhile, इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है
तो इंडिया का पॉपुलेशन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इन्होंने लिखा है इट वॉज 350 मिलियन। 2000 आते आते इट वॉट क्लोज टू 1 बिलियन। आप देख पाओगे कितने भयंकर तरह से बूम हुआ। और ऑल क्रेडिट गोज टू बेरोजगारी। और फिर मई 2011 में जो इन्होंने सेंसस कराया था 2011 में, तो उसके बेसिस पे इट वाज अबाउट 1.2 बिलियन। तो ये पॉपुलेशन का डेटा आपके बारे में है ना, इंडिया के बारे में और यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेंसस। लेकिन अगर हम बात करें कि फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, तो आज़ादी से पहले अराउंड 1872 में वो कंप्लीट हुआ था, आज़ादी से पहले, है ना। हर 10 साल पे सेंसस जो है, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, हर 10 साल पे। तो 2000 से 2001 के बीच में जो भी सेंसस हुआ था, उसके बाद सीधे 10 साल के बाद 2011, और फिर अभी उसके बाद लेटेस्ट जो है 2021 में हुआ है ना। तो लेटेस्ट सेंसस, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी सेंसस हुआ है, लेकिन हम लोगों को डेटा यहाँ पे याद रखना है कि लेटेस्ट सेंसस 2021 में हुआ है। एनसीईआरटी में शायद अभी भी 2011 लिखा हुआ है, क्योंकि चेंज नहीं किया उन लोगों ने। और 2001 के बीच में, यानी कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2000 से 2001 के बीच में, यानी है ना, इस टाइम पे जो भी ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन हुई थी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि हर छठा आदमी वर्ल्ड का, है ना, वो क्या है, एक इंडियन है। सो अकॉर्डिंग टू this census official counting, every 6th person in the world is an Indian। इतना ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ गया था कि इस तरह का चीज़ हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? कि किस रेट पे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, यानी नए इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एडेड हुए, एडेड, है ना, न्यू पीपल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड पर 1000 ओल्ड पीपल, यानी पुराने वाले जो 1000 लोग थे, उन्होंने रिप्रोडक्शन करके कितने नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उस रेट को हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना, इसका जो डेटा है 2011 का, इट इज लेस देन 2%, ठीक है। लेकिन 1965 से लेके 70 के बीच में, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद का जो टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, सो इट वाज अराउंड 2.1%। और 2001 के अराउंड ये थोड़ा घट गया था, है ना, इट वाज 1.7%। तो ये तीनों डेटा आपके बुक में दिया हुआ है, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ये डेटा याद रखना है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे किस चीज़ पे डिपेंड करता है ना, जैसे कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, दैट इज नेटैलिटी रेट, कितने लोग पैदा हुए, या कितने लोग मर गए, मोर्टैलिटी रेट, या कितने लोग अभी आए हैं, दैट इज इमाइग्रेट हो रहे हैं, किसी दूसरे एरिया से यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर वो बाहर निकल रहे हैं, ई माइग्रेशन, या फिर, है ना, कौन से सेक्स के लोग ज़्यादा हैं इस पॉपुलेशन में, सेक्स पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जेंडर, सेक्स, जिस पॉपुलेशन में फीमेल्स ज़्यादा हैं वो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द जेंडर, है ना, कितने फीमेल्स ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं ये एज सेक्स रेशियो इसको हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पीपल अगर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज में है, रिप्रोड्यूसिबल एज में है, तो जितना ज़्यादा लोग होगा, है ना, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है एक पॉपुलेशन में, उतना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगा। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, तो कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। अगर लोग ज़्यादा जन्म लेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और बढ़ेगा,
लेकिन लोग मरेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटेगा, लोग आएंगे तो पॉपुलेशन का ग्रोथ और बढ़ेगा, लोग जाएंगे तो पॉपुलेशन घटेगा, है ना। जेंडर, अब पर्टिकुलरली हम फीमेल की बात करें तो अगर फीमेल ज़्यादा होगी किसी पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगा। मेल पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि फीमेल इज एक्चुअल द लिमिटिंग फैक्टर। शी नीड्स 9 months ऑफ जेस्टेशन पीरियड, सो मोर नंबर ऑफ फीमेल, सो मोर नंबर ऑफ सेम टाइम पे एक बार में ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हो। मेल पे डिपेंड नहीं करता। एज सेक्स रेशियो क्यों? क्योंकि हमको अगर, है ना, ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं तो फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा, यंग एज के ज़्यादा है तो वो अभी ग्रोइंग में आएगा बाद में, लेकिन अगर रिप्रोड्यूसिबल एज में है तो अभी फिलहाल बहुत ही तेज़ी से बूम कर सकता है वो पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं हम लोगों को पॉपुलेशन के बारे में, है ना, ये सारी बातें जाननी थी। वर्ल्ड का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, और फर्स्ट सेंसस कब हुआ, है ना, किस सेंसस के अकॉर्डिंग जो है हर 6% जो है वर्ल्ड में वो एक इंडियन है ना, किस किस फैक्टर पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट ये क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब ये होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, वो उस पॉपुलेशन का टोटल फर्टिलिटी रेट एवरेज होता है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल इन हर लाइफ टाइम। ऑब्वियस बात है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो डेवलपिंग कंट्री का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में फीमेल्स आर अवेयर। और एक कंट्री के डेवलपमेंट हुए कि नहीं, वहाँ की फीमेल्स को देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ की फीमेल्स को अपने डिसीजन लेने का खुद राइट नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्री ही है, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे उनको पैदा करवाने पड़ते हैं, बोलते हैं हम ऐसा, वो उनके भी चॉइस पे डिपेंड करता है। सो नथिंग सर्टेन इन दैट, बट या दिस इज ऑब्जर्व कि डेवलपिंग कंट्रीज, फिर ये डाटा ऐसा क्यों कह रहा है कि नहीं। एक होता है रिप्लेसमेंट लेवल कि मैं से एक फीमेल है एक मेल है, ये दो लोग हैं, तो अगर इन्होंने 2 बच्चे पैदा किए तो रिप्लेसमेंट लेवल एग्जैक्टली 0 है। टोटल फर्टिलिटी रेट डेवलप्ड कंट्रीज का ना 2.1 है, और डेवलपिंग कंट्रीज का इससे ज़्यादा है, 2.4 2.5 इस तरह से देखने को मिलता है। एवरेज डेटा है ये। तो अगर हम बात करें, एक प्रोग्राम आया था हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो जो इंडिया में अभी आया था, कि अगर हम लोग 2 हैं और हमारे बच्चे भी 2 हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट लेवल है ये कितना है? रिप्लेसमेंट लेवल इज 0। हम लोग एक भी एक्स्ट्रा बंदा ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2 थे, हमारे भी 2 हुए, तो उससे हुआ क्या कि पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट पे रहा, ना वो बढ़ रहा है ना ही वो डिक्लाइन कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्लेसमेंट लेवल एंड द पॉपुलेशन। इतना डिस्कस करके मैंने जो है पॉपुलेशन और जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, है ना, कि क्या होता है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिस दैट, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अगला जो मेरा टॉपिक है वो मेरा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कि प्रेगनेंसी को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, वो मेथड्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेम्पोररी या फिर परमानेंट मेथड। सो व्हाट इज योर टेम्पोररी मेथड? हाँ, व्हाट इज अ टेम्पोररी मेथड, कि अगर आप इस मेथड को यूज करोगे इनमें से किसी को भी, तो आप जो है दोबारा अगर आप चाहो कि आप कॉन्ट्रासेप्शन या कंसेप्शन करो तो आप कर सकते हो, दिस इज अ रिवर्सिबल मेथड। लेकिन परमानेंट मेथड इज अ इरिवर्सिबल मेथड। अगर आपने इसको ऑप्ट किया अब आप दोबारा जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते, एटलीस्ट नेचुरली तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो टेम्पोररी मेथड्स हैं इनमें हम लोगों को कुछ कुछ मेथड्स पढ़ने। सबसे पहले नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आईयूडीज, इंजेक्टेबल्स इंजेक्शंस ले सकते हो आप, इम्प्लांट्स करा सकते हो, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो 8 मेथड्स मैंने लिखा है, ये जो है
टेम्पोररी मेथड्स में आते हैं। परमानेंट मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन मेथड। बंदा हो गया स्टेराइल, अब वो दोबारा बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। मेल के लिए इसको हम लोग वैसेक्टॉमी कहते हैं, वास्ट डिफरेंस कट कर दिया जाता है, और फीमेल में इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। ठीक है, आते हैं सबसे पहले ये सारे मेथड्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे अभी। इन सारे मेथड्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का नाम ही नेचुरल इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से कोई भी चीज़ हम बाहर से यूज़ नहीं कर रहे हैं, नेचुरल मैकेनिज्म पे ही ये चीज़ें बेस्ड है, जिसमें हम लोगों को 3 मेथड पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है जिसका फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है, दैट इज क्वाइटस इंटरप्टस। उसके अलावा रिदम या फिर कैलेंडर मेथड, एंड द लास्ट वन इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या मतलब है इन तीनों मेथड्स का? तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखना है कि जो नेचुरल मेथड है, इसका नाम नेचुरल इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ बाहर से यूज़ नहीं हो रहा। बैरन मेथड में बाहर से बैरियर यूज़ करता है बंदा, केमिकल में बाहर से एसिडिक केमिकल्स यूज़ करता है, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस में बाहर से कोई डिवाइस यूट्रस के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, यहाँ पे किसी चीज़ का इंजेक्शन लेता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने स्किन के नीचे इम्प्लांट कराता है ना, यहाँ पे पिल्स लेती है महिला, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेथड जो आप अचानक इमरजेंसी में आपको यूज़ करना पड़े, ये भी मैं डिटेल से समझाऊंगी। तो आते हैं सबसे पहले, है ना, क्वाइटस इंटरप्टस। सबसे पहले तो नेचुरल मेथड जो है, ये जो नेचुरल मेथड है ये वाला, इन सारे में से इसका सबसे हाईएस्ट फेलियर रेट है कि अगर आप ये यूज़ करोगे तो पक्का चांसेस है कि आप जो है फेल कर जाओगे, कंसेप्शन हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन की जगह। और इन तीनों में से भी अगर सबसे ज़्यादा बात करें हाईएस्ट फेलियर रेट, तो वो किसका है? क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब क्या है ना? क्वाइटस इंटरप्टस इसका मतलब ये है, क्वाइटस मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब मेल अपना पेनिस फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में डालता है, इंसेमिनेशन करता है। तो इसका मतलब है ना कि आप इंटरप्ट कर दो क्वाइटस को रोक दो। यानी कि इस केस में होता है ना कि मेल जो है अपना पेनिस विथड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। क्वाइटस इंटरप्टस इसमें है क्या? विथड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सीमेन को इजैकुलेट करने से जस्ट पहले मेल इस मेथड को ऑप्ट करता है, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि जो प्री इजैकुलेशन है उसमें भी स्पर्म्स जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा सकते हैं, जो मेल को पता नहीं है। मतलब उसको उसकी खबर नहीं लगेगी कि हाँ स्पर्म तो पहले ही चले गए। फेलियर रेट इसका बहुत हाई है, बहुत खराब ये मेथड है। अगर आप सीरियसली कॉन्ट्रासेप्ट करना चाह रहे हो सो डोंट ऑप्ट फॉर दिस मेथड, है ना। दूसरा है रिदम या फिर कैलेंडर मेथड। इस मेथड में क्या होता है भाई? देखो, इस मेथड में फीमेल क्या करती है कि कैलेंडर में अपना जो है पीरियड्स का डेट देख लेती है, काउंट कर लेती है ना। इसमें होता क्या, ध्यान से सुनो। इसमें मेल और फीमेल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर दिन से इस दिन तक, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करता है। और जनरली वो दिन, यही तो यहाँ पे याद रखना है कि जो भी उसकी बंदी है, फीमेल है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th to 17th डे वो लोग प्रण लेते हैं कि वी विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कहीं ना कहीं वो लोग एक रिदम फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ये दिन 10 से 17, फिर अगले महीने का 10 से 17 दिन उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मैंने डेट नहीं लिखा है 10 तारीख से 17 तारीख, ये उस बंदी का मेंस्ट्रुअल साइकिल का, है ना, डे है। कैलेंडर को देख के उसने किया। कैसे यार, उसको समझो। जैसे मान लो कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जनरली मैक्सिमम फीमेल का कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है ना, लेकिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं +-2 लेके चलते हैं, +-2 लेकर के चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ध्यान से सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने लिया 28 दिन का जनरली होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो +-2 डेज लेके चलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना आ सकता है? या तो 26 दिन का आ सकता है, 28 में से 2 गया, या फिर कितने दिन का आ सकता है यार? 30 दिन का आ सकता है। ठीक है, तो देखो यार, दोनों केस लेके चल रही हूँ, क्या बढ़िया से तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला मैंने लिया कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन का ही है, और दूसरा मैंने लिया कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 नहीं बल्कि 30 दिन का है। तो दोनों केस में देखो, कितने भी दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, हम लोग जानते हैं कि ल्यूटियल फेज 14 दिन का होता है,
तो 26 में से जैसे ही मैंने 14 माइनस किया, 26 में से मैंने जैसे ही 14 माइनस किया, 12th डे आया, तो ल्यूटियल फेज जो हो गया है ना, वो 14 दिन का था। तो इस फीमेल ने ओव्यूलेशन किस दिन किया था? 12th डे पे किया था। तो हम जानते हैं कि अगर स्पर्म इसकी बॉडी में 10th डे भी आ रहा है तभी 10 से 11, 11 से 12 है ना, तो 10, 11, 12 ये 3 दिन जो है स्पर्म उसकी बॉडी में जिंदा रह सकता है। स्पर्म का जो भी लाइफ स्पैन है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में 3 दिन का होता है। तो अगर इस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन का है तो इस फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स कब से अवॉइड करना चाहिए? तो उसको अपने ओवुलेशन से 3 दिन पहले से अवॉइड करना चाहिए। यानी स्पर्म अगर इस दिन भी आ गया तो 12वें दिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब इससे पहले 9वें दिन आया तो स्पर्म जो है वो मर जाएगा, 12वें दिन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सो शी कैन हैव सेक्स ऑन द 9th डे, बट इफ शी इज ऑप्टिंग फॉर दिस मेथड शी विल हैव टू स्टॉप द सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम द 10th डे, है ना, और फिर 12वें दिन तक उसका एग निकल गया ओवुलेशन। अब एग का जो है एक ही दिन का लाइफ स्पैन होता है, तो ये 13th डे। तो अगर किसी फीमेल का 26 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 12वें दिन वो ओवुलेशन करेगी। अगर उसके अंदर स्पर्म, बॉडी में स्पर्म 10वें दिन आ जाए, 11वें दिन आ जाए या 12वें दिन आ जाए, तो या 13वें दिन भी आ जाए, तब भी शी कैन गेट प्रेग्नेंट। क्यों? 10वें दिन आ गया तब भी 12वें दिन तक जिंदा रहेगा, 11वें दिन तब भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। 12वें दिन खुद आ गया तब भी जो है फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और 13वें दिन आ गया तब भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि एक दिन तक ये एग भी जिंदा रहेगा। लेकिन अगर 14वें दिन स्पर्म आता है बॉडी में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एग मर जाती है। सो इफ शी हैज अ menstrual cycle of 26 days, so both the couple should avoid sexual intercourse from 10th to 13th day, right? लेकिन अगर मान लो केस नंबर 2 है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है 30 दिन का, 14 दिन का ल्यूटियल फेज होता है, तो उसका जो है ना 30 दिन का है, तो उसका जो भी ओवुलेशन हो रहा है वो किस दिन होगा? 16th डे पे होगा, क्योंकि अगर हम 30 में से 14 घटाएंगे तो विल गेट 16। तो 16 डे पे उसका होगा ओवुलेशन। तो इस दिन पे अगर वो ओवुलेट करेगी तो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कब नहीं करना चाहिए, कब से अवॉइड करना चाहिए, है ना? सो 16, 15 और 14, है ना। तो अगर 14वें दिन भी स्पर्म आ रहा है तो 15 डे, ये फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे हो गया, थर्ड डे हो गया। 3 दिन पहले से उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है और 1 दिन बाद तक करना है ना। 1 दिन बाद तक करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम 17th डे लेकर के चलेंगे, ठीक है। 17th डे लेकर के चलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था ना 10th to 17th डे सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है। ये वाली जो फीमेल है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का था बोलो? इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल था 30 डेज का, 30 डेज का था। अगर इसके बॉडी में 14वें दिन स्पर्म आए तभी फर्टिलाइज कर जाएगा, 3 दिन तक जिंदा रहेगा। 15वें दिन आ गया तब भी फर्टिलाइज कर जाएगा, 16वें दिन आ गया फिर भी फर्टिलाइज कर जाएगा, और 17th डे आ गया फिर भी स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि एग 1 दिन तक जिंदा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका इतने दिन का है तो इसको अवॉइड करना होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स 14th डे से लेकर के 17th डे तक। तो कहीं ना कहीं हम अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों देख लेते हैं कि एक फीमेल का हम नहीं जानते हैं कि साइकिल 28 दिन का रहेगा कि 26 दिन का रहेगा कि 30 दिन का रहेगा। तो हम लोग एक लोअर लिमिट लेते हैं कि 10वें दिन से उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है, और इसका अपर लिमिट लेते हैं क्या? 17th डे तक। तो वही मैंने लिखा है कि शी शुड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 10th to 17th डे। तो कैलेंडर के हिसाब से कपल जो है बाहर से कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, खाली उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल देख के इस चीज को अवॉइड कर रहा है। आते अपने तीसरे मेथड पे, जिसका नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया। जैसे कि हम लोग जान ही रहे हैं, नाम ही है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो इसमें होता क्या है कि जब तक फीमेल लैक्टेट कर रही है, लैक्टेटिंग फीमेल, जब तक फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला रही है बच्चे को पैदा करने के बाद, तब तक जो है उसकी बॉडी में कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा तो क्या वो ओवुलेट करेगी? नहीं। और क्या वो ओवुलेट नहीं करेगी तो क्या कोई प्रेगनेंसी का चांस रहेगा? नहीं, कोई प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहेगा। क्यों ऐसा होता है? ये भी हार्मोनल मैकेनिज्म पे बेस्ड है, क्योंकि जब तक वो लैक्टेट कर रही है उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा है। और अगर इस हार्मोन का लेवल ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन्स नहीं निकलते। और अगर गोनाडोट्रोपिन्स नहीं निकलेंगे तो LHFSH नहीं निकलेगा, और LHFSH नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती।
सो वी कैन कंक्लूड कि प्रोलैक्टिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन नहीं निकलेंगे और इसीलिए जब तक वो बच्चे को फीड करे तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। दिस मेथड टेल्स अस अबाउट द लैक्टेशनल एमेनोरिया। नेचुरल मेथड मैंने डिस्कस कर दिया। आते हैं दूसरा मेथड जो है हमारा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि बाहर से बंदा जो है वो बैरियर्स को यूज करता है ताकि वो फिजिकल मीटिंग किस चीज का, ऑफ गैमेट्स, उसको वो प्रिवेंट कर दे। और इसमें क्या क्या बैरियर्स यूज कर सकते हो, तो इसमें तुम यूज कर सकते हो मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स। ये बैरियर्स, जो भी बैरियर्स मैं लिख रही हूं, ऑल दिस बैरियर्स आर मेड अप ऑफ रबर और लैटेक्स, स्पेशली कॉन्डम। मेल एंड फीमेल कॉन्डम जो है वो रीयूजेबल नहीं है, इसको एक बार यूज किया दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो रीयूजेबल है वो क्या क्या है, जैसे कि वॉल्ट, डायफ्राम, जैसे कि सर्वाइकल कैप्स, ये सारे जो हैं रीयूजेबल हैं, है ना। वॉल्ट, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्ट? हाँ, वॉल्ट इज एक्चुअली सर्विक्स और वजाइना का जंक्शन। तो अगर वहां पे सर्विक्स और वजाइना के जंक्शन पे अगर तुम किसी भी चीज को इंसर्ट कर रहे हो, दैट विल बी वॉल्ट। डायफ्राम, नाम ही डायफ्राम है, डायफ्राम डोम शेपेड चीज है, यहाँ पे डायफ्राम इस तरह का दिखता है। डायफ्राम को भी जो है वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। सर्वाइकल कैप्स को भी सर्विक्स के हेड पे इंसर्ट किया जाता है। ये तीनों जो है सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है। फीमेल कॉन्डम सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है। फीमेल कॉन्डम कैसा दिखता है यार? ऐसा ही मेल कॉन्डम जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक साइड से फीमेल कॉन्डम ओपन होता है, दूसरे साइड से ये बंद होता है। तो जब भी पेनिस इसके अंदर आता है, इजैकुलेशन इसी में होता है और फिर अल्टीमेटली फीमेल इस कॉन्डम को निकाल के हटा देती है। इन सारे बैरियर मेथड्स में ये जो दो मेल और फीमेल कॉन्डम्स हैं ये फायदेमंद है क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल गैमेट कांटेक्ट में नहीं आएगा और साथ ही साथ फीमेल की बॉडी के अंदर मेल का जो बॉडी फ्लूइड है वो भी जो है नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड टू बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट नहीं होगा और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बंदा बचेगा। जो पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में, पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डम, तो सरकारी ब्रांड है, निरोध नाम है। ये भी आपके बुक में लिखा पड़ा है, इसको याद रखना है। मेल और फीमेल कॉन्डम रीयूजेबल नहीं है, एसटीडी से प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि अगर आप वॉल्ट, डायफ्राम या सर्वाइकल कैप को यार अगर आप वजाइना में इंसर्ट करते हो तो तुम खुद बताओ ना, यहाँ पे ऐसे तुमने डायफ्राम को इंसर्ट कर दिया तो मेल ने तो इजैकुलेशन किया, तो फीमेल के वजाइना के कॉन्टैक्ट में सीमेन तो आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे फीमेल ने डायफ्राम नहीं, फीमेल ने वजाइना में क्या इंसर्ट करके रखा है? उसने इंसर्ट करके रखा है फीमेल कॉन्डम। तो फीमेल कॉन्डम एक तरफ से पूरा बंद है और दूसरी साइड से पूरा से ओपन है, तो पूरा पेनिस तो इसी के अंदर गया ना। कोई भी जो है उसके बॉडी के कांटेक्ट में, फीमेल के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में मेल का बॉडी फ्लूइड नहीं आया। वॉल्ट कहाँ पे? सर्विक्स और वजाइना के जंक्शन पे इंसर्ट किया जाता है। डायफ्राम जो है वजाइना के पास ही इंसर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ वन थिंग जो मैं तुमको बताऊं एक्स्ट्रा, कि आप सब इन सारे मेथड्स को यूज़ करने से पहले इनकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप जो है केमिकल्स को भी, एसिडिक केमिकल्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो केमिकल्स या तो आप जो है डायरेक्टली यूज़ करो बिना इन कॉन्डम्स या डायफ्राम का हेल्प लिए, या फिर आप इनके साथ भी लगा सकते हो। तो जो भी केमिकल्स हैं, एसिडिक केमिकल्स, जो इसके बाद मैं केमिकल मेथड में पढ़ाने वाली हूँ, एसिडिक केमिकल्स कैन बी यूज्ड, है ना, अलॉन्ग विथ बैरियर्स के साथ आप एसिडिक केमिकल्स को यूज कर सकते हो। उससे क्या हो जाएगा? उससे बढ़ जाएगा उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी क्योंकि एसिडिक केमिकल्स अगर फीमेल ने अपने जेनाइटल ट्रैक्ट में इंसर्ट कर लिया है तो क्या होगा कि स्पर्म वहां पे जिंदा नहीं रह पाएगा। ऑब्वियसली बात है, मेल कॉन्डम्स के साथ मत यूज़ करना। फीमेल कॉन्डम्स या फीमेल के जो भी वॉल्ट, डायफ्राम, इनकी बात चल रही है, इनके साथ एसिडिक केमिकल यूज़ करोगे तो स्पर्म की डेथ भी होने लगेगी। इसके साथ साथ कि आप उसको फिजिकली मीट करने से रोक रहे हो, स्पर्म को आप मारना भी स्टार्ट कर दोगे। इसी के साथ जो हमारा अगला मेथड है दैट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे या तो आप एसिडिक केमिकल्स यूज़ करो बैरियर के साथ या बिना बैरियर के।
जैसे कि आप कोई भी लैक्टिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड यूज करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वजाइना में थोड़ी डाल देना है ना, सिट्रिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड यूज करना है, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स को आप यूज कर सकते हो, वीक एसिड्स को यूज कर सकते हो, है ना, कहाँ पे, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, स्पर्म की डेथ बहुत तेजी से होगी, विद और विदाउट है ना, विद और विदाउट बैरियर्स, जिससे क्या होता है, स्पर्म की डेथ तेजी से होने लगती है, डेथ ऑफ स्पर्म, ये जो है तेजी से होता है, ठीक है। अब एक्चुअल बात ये है कि आपको जब भी ये इंसर्ट करना है, यू कैन इंसर्ट दिस केमिकल्स जस्ट बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट आप इन केमिकल्स को हटाओगे, चाहे बैरियर के साथ हटाओ चाहे बिना बैरियर के हटाओ, बट शुड बी रिमूव मिनिमम आफ्टर 6 घंटे। 6 घंटे सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद तक आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ताकि क्या हो, किल हो जाए स्पर्म सारा का सारा, है कि नहीं तो अगर आपने 6 घंटे से पहले निकाल दिया तो हो सकता है कि ढंग से फैगोसाइटोसिस, यानी कि मतलब फैगोसाइटोसिस नहीं, किलिंग स्पर्म की नहीं हुई हो और वो अभी भी जिंदा बच गई हो, तो प्रेगनेंसी हो सकती है ना। तो 6 घंटे से पहले हटा देना है। अब ये नहीं कि दिन भर छोड़ देना है, 24 घंटे के पहले निकाल भी देना है, आफ्टर 6 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड बिफोर 24 आवर्स, क्योंकि फिर बॉडी के लिए वो खराब हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट देगा। सो ये वाली चीज़ आपको इन केमिकल्स के साथ करनी है, ठीक है। केमिकल मेथड हो गया। अगला हमारा इंट्रायूटराइन डिवाइस। इंट्रायूटराइन डिवाइस क्या है? व्हाट इज इंट्रायूटराइन डिवाइस? इंट्रायूटराइन डिवाइस, इंट्रायूटराइन डिवाइस में क्या करते हैं कि हम लोग जो है यूट्रस के अंदर डिवाइसेस को मेडिकल प्रैक्टिशनर के हेल्प से, टी शेपेड डिवाइस हो या फिर, है ना, टी शेपेड ना हो तो ऐसे घुमावदार हो, जो भी डिवाइस इंसर्ट होता है यूट्रस के अंदर वो सेल्फ इंसर्ट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है। ये इंट्रायूटराइन डिवाइस क्या है? ये 3 तरह के हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस। ये किस शेप के होते हैं? टी शेप के होते हैं। इसका एग्जांपल याद रखना है आपको, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। किस शेप के होते हैं? ये टी शेप के होते हैं, ऐसे ये लूप शेप के नहीं होते। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी ये क्या करते हैं ना, ये कॉपर को धीरे धीरे, है ना, 10⁻⁻6 ग्राम्स यानी माइक्रोग्राम्स पर डे के हिसाब से कॉपर को यहाँ पे रिलीज करते रहते हैं। देखो, कोई भी आईयूडी को तुम जो है खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत तुमको पड़ेगी। और यार कोई भी चीज़ अगर तुम इंसर्ट करोगे, यहाँ पे मैं 3 टाइप लिखने वाली हूँ, कॉपर रिलीजिंग, है ना, हार्मोन रिलीजिंग या फिर इनर्ट आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ये कोई भी आईयूडी तुम अगर इंसर्ट करते हो तो बॉडी को लगेगा कि यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है और यहाँ पे यूट्रस के एरिया में जो है व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और फैगोसाइटोसिस बहुत तेजी से स्टार्ट कर देंगे। तो इन केस फीमेल इज गोइंग टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस पहले जितनी होती थी उससे ज़्यादा होगी। ये किसी भी आईयूडी के लिए सही है। आईयूडी के साथ ये स्ट्रिंग लगा होता है, इसको है ना रिमूव करने में इसका हेल्प मिलता है, कोई भी आईयूडी हो। होता क्या है, कॉपर का एक्स्ट्रा फायदा क्या है कि अगर आप कॉपर को इंसर्ट कराते हो तो कॉपर क्या करता है ना कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है और उसके साथ साथ स्पर्म के ऊपर जो एक केमिकल होता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिंग, उसको भी मॉडिफाई कर देता है। तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी घटेगी। तो कोई भी आईयूडी जो है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है फैगोसाइटोसिस इन यूट्रस ऑफ स्पर्म। ये बात सही है किसी के लिए भी, लेकिन कॉपर का एडिशनल फायदा ये है कि क्या कर देता है, ये मॉडिफाई कर देता है किस चीज को, एंटी फर्टिलाइजिंग। तो अगर ये एंटी फर्टिलाइजिंग ऑन स्पर्म को अगर ये मॉडिफाई कर देगा, चेंज कर देगा, बदल देगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि रिड्यूस कर देता है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को रिड्यूस तो कर ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये स्पर्म की मोटिलिटी को भी घटा देता है। कॉपर आयंस जो है स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि जो उसका विप्लैश मूवमेंट है टेल का, उसको घटा देता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के अलावा हम लोग यहाँ पे दूसरा आईयूडी जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी।
इन हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस में प्रोजेस्टेरॉन होता है, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन, दे कंटेन्स आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन जिसको हम प्रोजेस्टासर्ट कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन दैट इज प्रोजेस्टासर्ट। तो ये इस चीज को रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को है ना बढ़ा दे बॉडी में, अब ध्यान से सुनना, अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया है इम्प्लांटेशन के बाद तो प्रेगनेंसी चलेगी, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया इम्प्लांटेशन से पहले तो प्रेगनेंसी कतई नहीं हो सकती, क्योंकि इफ प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया है इम्प्लांटेशन से पहले तो क्या होगा, हम सब जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हाइपोथैलेमस को इनहिबिटरी इफेक्ट देता है और फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स नहीं निकलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स नहीं निकलते हैं, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं एम में नोडिया यानी कि कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, एन ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं जो है यूटेराइन फ्लूइड थिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं सर्वाइकल फ्लूइड भी थिक दिखेगा उस फीमेल का प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना, ओवुलेशन होता है ना, यूटेराइन फ्लूइड की थिकनेस वो ज़्यादा हो जाती है, सर्वाइकल फ्लूइड की थिकनेस ज़्यादा होती है ना, कोई भी मोबिलिटी नहीं देखने को मिलता है किस में, इन द सीलिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इन केस अगर ओवुलेशन भी हो जाएगा तो क्या वो एम्पुला तक पहुंच पाएगा एग की फर्टिलाइजेशन हो, नहीं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा देता है ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, तो उसकी वजह से अगर सर्वाइकल फ्लूइड थिक हो गया तो स्पर्म को आगे पहुंचने में दिक्कत होगी, यूटेराइन फ्लूइड थिक हो गया तो स्पर्म को आगे पहुंचने में दिक्कत हो, इसलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप फीमेल के बॉडी में सेक्स हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाते हो काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज गोइंग टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई एंड द एल्वुलर डक्ट्स और लैक्टिफेरस डक्ट और मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला इन द ब्रेस्ट, एंड बार बार अगर स्टिमुलेशन होगा तो इट कैन लीड टू कैंसर। और दिस हैज़ बीन रिपोर्टेड, इसलिए अब फीमेल्स को बाहर से हार्मोन लेना अब मना है। वो तभी ले सकती हैं हार्मोन्स जब उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर पीसीओडी से वो सफ़र कर रहे हो, अदरवाइज नो यू कांट टेक। सो जस्ट कंसल्ट योर मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखो आईओडी जो है वो इंडिया में फीमेल के द्वारा जो एक्सेप्टेड मेथड है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड जो मेल का है कॉन्ट्रासेप्शन का वो कॉन्डम्स, और फीमेल जो है जो मैरिड फीमेल्स हैं जिनको बच्चों के बीच में गैप चाहिए 2 साल का 3 साल का, वो आईओडी को ऑप्ट करती हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वो कॉपर रिलीजिंग आईओडी की तरफ जाती है। हार्मोन रिलीजिंग वैसे भी कोई रिकमेंड ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि हार्मोन बाहर से नहीं होने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, चाहे मेल ले रहा हो चाहे फीमेल ले रही हो, गलत बात है। और लास्ट है इनर्ट आईओडी। इनर्ट का मतलब ही होता है कि यार ये कुछ रिलीज नहीं करता, कुछ रिलीज नहीं करता, और इनर्ट आईओडी का शेप टी शेप नहीं होता है, हम लोग जानते हैं ऐसे लूप शेप का होता है, ऐसे स्ट्रिंग निकला होता है। इसका एग्जांपल याद रखना, लिप्स लूप। और इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था LNG-20 है ना, या फिर लिवोनोजेस्ट्रल लिप्स लूप। और ये कुछ भी रिलीज नहीं करता, फिर भी ये कैसे कॉन्ट्रासेप्शन कर देगा, तो हम जानते हैं कुछ भी यूट्रस में इंसर्ट करेंगे फैगोसाइटोसिस बढ़ेगी। स्पर्म की बस फैगोसाइटोसिस पे ही ये डिपेंड करता है। ये फैगोसाइटोसिस के साथ साथ उसकी मोटिलिटी को घटाता है और एंटी फर्टिलाइजिंग को मॉडिफाई कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इन सारे मेथड्स को फीमेल के रिप्रोडक्शन के इस मेथड्स को यूज करता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है अपार्ट फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस। अगर हमने ये केमिकल मेथड भी पढ़ लिया और हमने आईओडी पढ़ लिया, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट बनेंगे इसके बाद। सो इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल क्या है, इंजेक्शन ले लो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन का। यस, सरकारी हॉस्पिटल में है ना इंजेक्शन जो है फ्री में मिलता है। दिस इज इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन, सीधे मसल के अंदर इंजेक्शन दे दिया जाता है। डेम्पा, डेम्पा नाम से ये मार्केट में बिकता है, ठीक है, डेम्पा नाम से, ठीक है। और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, क्योंकि ये स्लोली स्लोली किसको रिलीज करेगा, मसल के अंदर है तो स्लोली ये रिलीज करेगा किस चीज को, प्रोजेस्टेरॉन को। और ये है ना कुछ महीने तक ही इफेक्टिव रहता है, 3 मंथ्स तक। ठीक है, डेम्पा का फुल फॉर्म अगर तुम जानना चाहो तो डेम्पा स्टैंड फॉर डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट।
सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शंस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन इस फॉर्म में डिपॉट मेट्रॉक्सी है ना, प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट को ये कंटेन करते हैं। 3 मंथ तक इनकी वैलिडिटी रहती है, लेकिन फिर भी ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन है एंड साइड इफेक्ट्स है ब्रेस्ट कैंसर के। इम्प्लांट्स क्या हैं? इम्प्लांट्स जो हैं वो मार्केट में फ्रीडम 5 के नाम से आते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 5 ईयर्स तक है ना कॉन्ट्रासेप्शन ये देते हैं। इसमें 6 सिलिका के कैप्सूल्स ऐसे कैप्सूल्स होते हैं। तो सिलिका के 6 कैप्सूल्स जो हैं अलग अलग, वो स्किन के नीचे ऐसे प्लेस किए जाते हैं। किस रीजन में? डर्मिस में। और वो धीरे धीरे ये कैप्सूल्स प्रोजेस्टेरॉन कैरी करते हैं, स्लोली ये रिलीज करते हैं किस चीज़ को? प्रोजेस्टेरॉन को। और प्रोजेस्टेरॉन को ये स्लोली रिलीज करेंगे तो धीरे धीरे क्या रहेगा, वही जो भी प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा है, ये सारा जो है, ये दोनों मेथड इज बेस्ड ऑन सम मैकेनिज्म कि आप जो है अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका नहीं चलेगा, एमेनोरिया लड़की में देखने को मिलेगा, ओवुलेशन नहीं होगा उसके केस में। और जो भी उसका प्रेगनेंसी वाली चीज़ें हैं जैसे सर्वाइकल फ्लूइड थिक होना, वजाइनल फ्लूइड थिक होना, सो ये सारी फ्लूइड्स भी थिक देखने को मिलेंगी। थिकनेस है ना, वजाइनल फ्लूइड भी थिक देखने को मिलेगा। और फैलोपियन ट्यूब का सीलिया भी सीलिया की जो मूवमेंट है वो भी घट जाएगी। तो जो भी चीज़ें प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाती हैं उनकी साइड इफेक्ट होती है और वो इसी मैकेनिज्म पे काम करती हैं। ठीक है, तो इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स हमने देख लिया। अगला हमारा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी कि आप टैबलेट्स के फॉर्म में फीमेल इसको खाएगी। अब इसका भी भयंकर साइड इफेक्ट है यार, इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन होता है और ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये जो है फीमेल मिनी पिल से कंबाइंड पिल के फॉर्म में लेती हैं। मार्केट में ये माला D, माला N के नाम से आता है, अभी भी आता है, लेकिन ये लेना सही नहीं है क्योंकि इससे काफ़ी सारे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर देखा गया और ब्रेस्ट कैंसर से उनकी डेथ देखी गई। सो दिस इज़ वेरी सैड। इसलिए एक अल्टरनेटिव केमिकल भी यहाँ पे हमारे CDRA लखनऊ के साइंटिस्ट ने है ना लाया है, जिससे कि कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस नहीं होता। वो भी पिल ही है, आते हैं इस पे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी क्या देखने को मिलेगा, माला D या माला N है, तो इसमें तुमको प्रोजेस्टेरॉन देखने को मिलेगा। मिनी पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन देखने को मिलता है और कंबाइंड पिल में दोनों देखने को मिलता है। ईस्ट्रोजन जो ग्रेजुअली बढ़ेगा, अभी समझा दूंगी, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि काम कैसे करता है। तो देखो यहाँ पे जो पत्ता तुम मार्केट से लोगे मिनी पिल में, तो इसमें ना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। तो देखो यार, मैंने जो है ना यहाँ पे 4 ऐसे रोज बनाए हैं। हर रो में मैंने ऐसे 7 कॉलम बना दिए। क्यों? क्योंकि टोटल मैंने यहाँ पे 28 दवा बनाया, 28 पिल्स दिख रहा है, 7 for the 28। अब है क्या, एक फीमेल जो है अपना जो 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये 7th डे पे खाएगी ये दवा, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th, 13th डे पे खाएगी, 14th, 15th, 7 डे से ये दवा खाना स्टार्ट करेगी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 डे तक वो खाएगी, है ना। और वो लगातार अगर ये 21 दिन तक, कितना दिन है ये, 21 डेज है, जोड़ेंगे इसको तो 21 दिन तक वो खा रही है, जिसमें 7 डे से लेकर 27 डे तक वो खा रही है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि लगातार उसने प्रोजेस्टेरॉन खाया, तो सेम वही उसने अपने बॉडी को प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स उसके बॉडी में आने लगे। एनोवुलेशन, एमेनोरिया, है ना, सीलिया का मूवमेंट नहीं, यूट्राइन फ्लूइड थिक हो गया, सर्वाइकल फ्लूइड थिक हो गया। तो इन केस शी विल हैव सेक्स, शी कांट गेट प्रेग्नेंट, राइट। तो प्रोजेस्टेरॉन उसने बढ़ाया। 7 दिन तक क्यों नहीं खाया, यानी कि 27 के बाद जैसे 28वां दिन आता है, 28वां दिन इस महीने का ही अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होता है। तो फर्स्ट डे से लेके लगभग 5th डे तक, हम लोग यहाँ पे एवरेज वैल्यू 7th डे तक मानते हैं, वहां तक तो उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो इस टाइम पे उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो चांसेस तो है नहीं प्रेग्नेंट होने का, एंडोमेट्रियम टूट रहा है। तो इन 7 दिन उसको नहीं खाना है,
ठीक है, तो साइंटिस्टों ने सोचा कि चलो 7 दिन का गैप देंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं लगेगी। तो नहीं, आपने 21 दिन तक खिलाया है, ब्रेस्ट कैंसर इसमें बहुत केसेस देखने को मिले। आजकल क्या किया है, फीमेल्स ना पहले भूल जाती थी कि है ना, जैसे पहले वाले पत्ते में ना खाली इतनी ही गोली आती थी, 21-28 गोली नहीं आती थी ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भूल जाती थी। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया है ना, जो भी इन्होंने इसको मतलब मेडिसिन के पत्ते को जो भी डेवलपर्स ने डेवलप किया, उसने यहाँ पे आयरन के पिल्स डाल दिए, रेड कलर के आयरन के पिल्स इस तरह से डाल दिए हैं, ताकि वो फीमेल जो है भूले ना, और एक पत्ता खत्म हो तो दूसरा पत्ता वो ले। तो इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन था, लेकिन यहाँ पे कंबाइन पिल में क्या है ना, कंबाइन पिल में ईस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है। तो ऐसा क्यों किया? देखो, सबसे पहले अगर तुम लगातार प्रोजेस्टेरोन खा रही हो तो तुमने अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल रोक रखा है, तुमने अपनी इंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट ही नहीं होने दिया है। तुमने क्या किया है ना, पूरा प्रेगनेंसी वाला सिचुएशन ला दिया है, तो ना ही तुम्हारा इंडोमेट्रियम बन रहा है, ना ही टूट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से जब फीमेल जो है ना, इस चीज़ को खाना बंद कर देती थी, जैसे मतलब वो उसको खा रही है मान लो, तो क्या होगा, अगला पत्ता खा रही है, फिर उसके बाद एक पत्ता खत्म हो रहा है, अगला पत्ता खा रही है, उनको कोई भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती। क्योंकि ब्लीडिंग होने के लिए क्या चाहिए, ब्लीडिंग होने के लिए चाहिए कि उनका इंडोमेट्रियम बने तो, लेकिन उन्होंने अपने अंदर प्रोजेस्टेरोन को इतना बढ़ा दिया कि पूरा प्रेगनेंसी वाला सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दिया। और जब तक प्रोजेस्टेरोन बढ़ा रहेगा तब तक क्या उसका इंडोमेट्रियम फिर से क्या प्रोलिफरेट कर पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस टाइम पे जो मैंने लिखा है ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती अगर तुम मिनी पिल खाते हो, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन खाते हो, है ना। तो यहाँ पे आयरन पिल्स का वैसे भी ऐसा कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी फीमेल्स को आयरन अगर आप खिला दोगे तो वैसा कोई इशू नहीं होगा। इसमें क्या होता है ना, फीमेल में अगर फीमेल इसको खा रही है तो उन पर बहुत साइकोलॉजिकल ऐसे इशू आते थे, क्योंकि एक फीमेल लगातार दवा खाई जा रही है, ब्लीडिंग ही नहीं हो रही है, उसको साइकोलॉजिकली ये फील तो होना चाहिए ना कि यार मेरा पीरियड्स चल रहा है, मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो वो अपने आप को हेल्दी समझेगी। तो उन्होंने साइंटिस्टों ने फिर बोला कि ठीक है यार, हम लोग ईस्ट्रोजन भी इसमें डाल देते हैं, और ईस्ट्रोजन धीरे धीरे हर पिल में बढ़ता रहेगा, है ना। तो जैसे ही उसने जो है 21 दिन तक इसको खाया, प्रोजेस्टेरोन तो उसने खाया कांस्टेंट लेवल वाला, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका रहा, लेकिन ईस्ट्रोजन की वजह से धीरे धीरे बढ़ने की वजह से उसका इंडोमेट्रियम बना, है ना, प्रोलिफरेट हुआ, धीरे धीरे खा रहे तो ईस्ट्रोजन क्या करा रहा है कि प्रोलिफरेशन करा रहा है। और जैसे उसने ये 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, कोई पिल्स नहीं, यहाँ पे आयरन के पिल्स हैं, तो क्या होगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन घट गया अचानक से, उसका इंडोमेट्रियम फिर से टूटा, और ये 7 दिन उसको क्या देखने को मिलेगी, फिर ब्लीडिंग। तो अगर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो साइकोलॉजिकली शी विल बी फीलिंग कि यार आई एम वेरी हेल्दी, आई एम मेंस्ट्रुएटिंग। और एक फीमेल हेल्दी है कि नहीं, उसका इंडिकेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स आ रहा है कि नहीं, उससे लोग बताते हैं। तो देखो यार, मिनी पिल्स में क्या था ना कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन था, इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट ही नहीं कर पा रहा था, ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ नहीं रहा था, तो यहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती, है ना। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा था, यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्यों ब्लीडिंग देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया है कि ये बाकी के 7 दिन जो है उसने, है ना, कोई भी पिल यहाँ पे लिया नहीं, आयरन के पिल्स लिए हैं, और ये जो 21 दिन तक उसने पिल लिया था, इसमें धीरे धीरे ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था, प्रोजेस्टेरोन कांस्टेंट था, तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका पड़ा था, और ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ा, तो इंडोमेट्रियम भी धीरे धीरे है ना आगे बना ग्रेजुअली। और फिर इस दिन के बाद ना ईस्ट्रोजन रहा ना प्रोजेस्टेरोन रहा, 7 दिन तक उसने सिर्फ आयरन के पिल्स खाए, रेड कलर के आयरन के पिल्स खाए, तो इसको ब्लीडिंग देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर वो 7 दिन तक कुछ नहीं खाएगी, कोई पिल नहीं लेगी, इवन आयरन का भी पिल लेगी, तब भी उसको कोई भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। इन दोनों का ना यार साइड इफेक्ट था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो भी मिनी हो या कंबाइन हो, कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थे, साइड इफेक्ट्स थे। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में साइड इफेक्ट्स काफ़ी सारे थे कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बहुत गलत बात है। तो उसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, CDRI लखनऊ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नॉन स्टेरॉयडल पिल, नॉन स्टेरॉयडल केमिकल सहेली केमिकल मतलब ऐसा नॉन स्टेरॉयडल पिल, स्टेरॉयडल मतलब क्या हो गया, स्टेरॉयडल हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो वो यहाँ पे है नहीं, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट्स। सहेली इन्होंने डेवलप किया किसने, बाई साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ के साइंटिस्टों ने, है ना, ये नॉन स्टेरॉयडल पिल यहाँ पे बनाया। तो इसमें है क्या, कोई स्टेरॉयडल चीज़ नहीं, तो क्या है इसमें सेंट क्रोमैन नाम का एक केमिकल है, जिसको ऑर्मिलॉक्जीफिन भी हम लोग कहेंगे, ऑर्मिलॉक्जीफिन, ठीक है, ऑर्मिलॉक्जीफिन जो है सेंट क्रोमैन सहेली के अंदर मिलता है। अब ये करता क्या है, ये मिमिक्री करता है ईस्ट्रोजन का। तो मान लो कि किसी लड़की ने सहेली, जो मार्केट में सहेली नाम से आता है, ऑर्मिलॉक्जीफिन को लिया, तो वो जाएगा और ईस्ट्रोजन को मिमिक्री करेगा, तो बाइंड कर जाएगा ईस्ट्रोजन के
रिसेप्टर्स के साथ। कहाँ पे, कहाँ होते हैं ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स? यूट्रस पे, उस पे जाके ये बाइंड कर जाएगा। तो रियल जो ईस्ट्रोजन है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इस बंदी का, है ना, यूट्रस में प्रोलिफरेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल वो बनता यूट्रस तब बनता जब एक्चुअल ईस्ट्रोजन आके बैठता है। यहाँ पे तो सेंट्रोमेन आके बैठ रहा है, तो ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स पे आके बैठ जाता है और फिर वो एक्चुअल में यूट्रस के एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट नहीं करने देता, और वो यूट्रस का एंडोमेट्रियम बनेगा ही नहीं, तो क्या वो बच्चा पैदा कर पाएगी? बिल्कुल बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो पहले इसको ट्वाइस अ वीक लेना होता है ताकि बॉडी के, है ना, ईस्ट्रोजन, रियल ईस्ट्रोजन के साथ अच्छे से फाइट कर सके, और फिर धीरे धीरे जैसे इसको फीमेल को आदत लग गई, इसको वंस अ वीक लेना स्टार्ट कर देना है। कोई साइड इफेक्ट है नहीं यहाँ पे। हाँ, अगर कोई बंदी जो है इसको लेती है तो उसको भी कोई भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अब उसको साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग रहना है। ये नहीं देखना है कि ब्लीडिंग नहीं हो रही तो वो जो है वो हेल्दी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है ना। अगर आप कोई मेथड ले रहे हो, कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हो तो थोड़ा तो समझो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का ही एग्जाम्पल हुआ, लेकिन ये नॉन स्टेरॉइडल है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है कि जो भी मैंने इससे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स बताए थे, है ना, वो सब सेक्सुअल इंटरकोर्स के, है ना, पहले ऑप्ट किए जा रहे थे। चाहे आप केमिकल लगा रहे हो, आप बैरियर लगा रहे हो, आप नेचुरल मेथड यूज़ कर रहे हो, इंजेक्शन, इम्प्लांट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सारे पहले से। लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है ना कि आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो है आपको लगा कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर आप जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और आपको इंटरकोर्स के बाद, है ना, इंटरकोर्स के कितने दिन के बाद? 3 दिन। 3 दिन के भीतर अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करना है विद इन 3 डेज, तो क्या कर सकते हो? या फिर मान लो कि आपको 3 दिन के बाद पता चला, आफ्टर 72 आवर्स, तब आप क्या यूज कर सकते हो? तो अगर आपको इंटरकोर्स के विद इन 3 डेज ही कॉन्ट्रासेप्शन करना है तो आप या तो, है ना, एक पिल आता है आईपिल नाम से, ये भी कंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन, इसको ले सकते हो। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा, अब ये 3 दिन ही क्यों लिखा हुआ है? हम जानते हैं ना, ये इम्प्लांटेशन जो है वो ब्लास्टुला का होता है ना, और 3 से 5वें दिन तक तो मोरूला ही रहता है ना। तो 5वें दिन तक मोरूला रहेगा, तो अर्ली मोरूला कब तक रहेगा? 3rd डे बनेगा। तो हम ये सोचते हैं कि हम लोग मोरूला के बनने से पहले यानी जैसे बना है ना, तब इम्प्लांटेशन का चांस एकदम नील है। ब्लास्टुला तो बनेगा 5th डे, तो 5 to 7 डे तक इम्प्लांटेशन का चांसेस है। तो अगर हम 3 दिन के पहले, है ना, अगर हम जो है आईपिल्स ले लेते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन उसमें ज़्यादा, और हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन से पहले अगर हमने प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा दिया तो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवुलेशन नहीं होगा, या ओवुलेशन हो भी गया अगर तो सर्वाइकल फ्लूइड थिक हो जाएगा, तो क्या वो ठीक से डिसेंड हो पाएगा? तेजी से नहीं, है ना। या फिर सीलिया का मूवमेंट नहीं होगा, तो जो बना हुआ जाइगोट एम्पुला में वो भी आगे नहीं जा पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आईपिल से आप कर सकते हो, या फिर आप इंसर्शन करा सकते हो इंट्रा यूटराइन डिवाइस का, क्योंकि जैसे ही आपने आईओडीज को इंसर्ट करा लिया विद इन 72 आवर्स, तो क्या होगा कि फैगोसाइटोसिस चालू हो जाएगी, और जो जाइगोट भी है वो भी एक डिफरेंट सेल ही है, उसकी भी फैगोसाइटोसिस हो सकती है, या फिर जो स्पर्म अभी एक्स्ट्रा है उनको भी आप जो है खत्म कर सकते हो। तो कोई भी इंट्रा यूटराइन डिवाइस जो है आप यहाँ पे इंजेक्ट करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, चाहे वो कॉपर रिलीजिंग हो, या फिर वो हार्मोन रिलीजिंग हो, या फिर वो इनर्ट आईओडी हो। तो आप किसी भी आईओडी को इंसर्ट करा सकते हो विद इन 72 आवर्स। तो उससे क्या होगा कि आप जो है सेफ रहोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी को आप नलीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको, है ना, आफ्टर 72 आवर्स पता चल रहा है, तो उसके लिए एक एमटीपी किट आता है, ठीक है, एमटीपी किट आता है। तो वॉलंटरली आप जो है टर्मिनेट कर सकते हो घर बैठे ही, लेकिन आपको इस एमटीपी किट को एक डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही लेना चाहिए। इसके अंदर जो है वो आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको मीफेप्रिस्टोन, मीजोप्रिस्टोन। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मीफेप्रिस्टोन क्या करता है ना, नाम ही है ऑन, तो याद रखना ऑन यानी कि ये बाइंड कर जाता है, मिमिक करता है किसको? प्रोजेस्टेरॉन को, और ये बाइंड कर जाता है किसके रिसेप्टर के साथ? प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स के साथ।
याद रखना ये जो विद इन 3 days हो रहा है ये बिफोर इम्प्लांटेशन हो रहा है। इम्प्लांटेशन से पहले पहले हम लोग जो है मेथड्स को यूज करके बच्चे को कॉन्सेप्शन से रोक रहे हैं, लेकिन ये जो आफ्टर 3 days है, आफ्टर 72 आवर्स है, मान के चलना है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया है। तो इम्प्लांटेशन के बाद हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमको बिना डॉक्टर को विजिट किए हॉस्पिटल गए बच्चा को हम अबॉर्ट कर सकते हैं। तो मीफेप्रिस्टोन जो भी लेगा वो मीफेप्रिस्टोन जाएगा और यूट्रस पे प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, तो रियल प्रोजेस्टेरोन बाइंड नहीं कर पाएगा और अब इंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, इंडोमेट्रियम अब टूट जाएगा, है ना। मतलब इंडोमेट्रियम अब खुद ही मेंटेन नहीं रहा तो बच्चा भी वहाँ पे जो है जी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप मीजोप्रिस्टोल लेते हो, खाली आपको जो है बच्चे को अबॉर्ट करने से मतलब नहीं, उसको आपको विगरस कॉन्ट्रैक्शन करके बड़े बने हुए बच्चे को जो है आपको निकालना भी है। तो उसके लिए ये जो है ये क्या कराता है, ये मिमिक करता है ऑक्सीटोसिन को और ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स में, जिससे कि जो भी इंडोमेट्रियम जो भी अब टूटने वाला है उसको हम लोग अच्छे से विगरस कॉन्ट्रैक्शन करके निकाले, क्योंकि उसमें एक बच्चा था। सो वी नीड सम विगरस कॉन्ट्रैक्टर्स। इसको लेने के बाद काफ़ी पेन होता है ना, ये पहले लेना होता है और उसके एक दिन से 2 दिन के अंदर ये लेना होता है। आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से सही से पता चल जाएगा, लेकिन डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए नहीं करना है। अगर कोई भी फीमेल इसको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए लेगी तो मे बी शी कैन डाई ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। सो यू नीड समवन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू इफ यू आर कंज्यूमिंग दीज पिल्स। एंड ये आप खुद से नहीं ले सकते हो कि आपका 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है। नो, आप जो है इसको 1 से 2 महीने के अंदर अंदर 1.5 महीने तक की अगर आप प्रेग्नेंट हो तब आप इसको ले सकते हो। उसके बाद आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ही जाना चाहिए और उन्हीं से आपको अबॉर्शन कराना चाहिए, नहीं तो यू विल डाई। सो दीज आर द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद लोगे, इम्प्लांटेशन से 3 दिन के अंदर अंदर या इम्प्लांटेशन के 3 दिन के बाद, है ना। तो इसी के साथ मैंने जो है आपको सारा जो भी हमारा वो मेथड था, है ना, टेम्पोररी मेथड, उसको डिस्कस कर दिया। परमानेंट मेथड में मैंने बताया था, परमानेंट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी करते हैं, जिसमें वैसेक्टॉमी जो है इसमें क्या करते हैं ना कि वास डिफरेंस को कट करते हैं। तो वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। अब कैसे हम वास डिफरेंस तक पहुंचेंगे, तो लड़के का स्क्रॉटम में कट मारा जाता है, वहां से वास डिफरेंस को निकाल के कट करके बांध दिया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर लड़का का टेस्टिस से अगर ऊपर स्पर्म निकल भी रहा है तो वास डिफरेंस से वो नीचे इजैकुलेटरी डक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, वहीं पे वो रुक जाएगा, उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। तो लड़का जब इजैकुलेट अब करेगा तो सीमेन तो मिलेगा, बाहर सीमेन तो निकालेगा, है ना। व्हाट इज सीमेन? सीमेन मीन स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा। लेकिन अब जो सीमेन निकाला उसमें सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा है, स्पर्म है ही नहीं। तो सीमेन जो वो निकालेगा वो अब बिना स्पर्म के निकलेगा, ठीक है। मान लो लड़के ने आज जो है नसबंदी, इसको नसबंदी बोलते हैं हिंदी में, तो अगर नसबंदी आज उसने कराई वैसेक्टॉमी, तो क्या वो इमीडिएटली अभी के अभी इफेक्टिव होगा? तो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता इमीडिएटली इफेक्टिव? क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ जो है स्पर्म पहले से एम्पुला में प्रेजेंट होते हैं, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस में। तो नसबंदी कराने के तुरंत बाद अगर वो इंटरकोर्स करेगा तो ही कैन मेक द फीमेल प्रेग्नेंट। तो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो इसका मेथड है फीमेल्स में क्या रहता है, दैट इज ट्यूबेक्टॉमी। तो इसमें जो है फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, नाम ही दिख रहा होगा ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूब को टोमी यानी कट किया जा रहा है। उधर है वैसेक्टॉमी यानी कि वास डिफरेंस को कट करके, है ना, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जा रहा है। सो दिस वाज वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। ये इमीडिएटली इफेक्टिव होती है फीमेल को अगर तुमने इस तरह से स्टेराइल बनाया तो। ये लड़का लड़की दोनों स्टेराइल हो गया है, ये इरिवर्सिबल सा स्टेप है ना। तो इसलिए इसको हम लोग परमानेंट या फिर स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नाउ एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये तो आपको जानना ही चाहिए। सबसे पहले यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बंदे को यूज करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, पता चला दुकान में घूम रहा है उसको मिल ही नहीं रहा है। उसके अलावा वो इफेक्टिव होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए, फेलियर रेट कम होना चाहिए। उसके अलावा वो शुड नॉट इंटरफेयर विथ द सेक्सुअल ड्राइव। लड़का या लड़की जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसके सेक्सुअल ड्राइव के साथ उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अलावा, है ना, चीप होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए।
अगर वो रिवर्सिबल नहीं है, परमानेंट मेथड है, तो फिर बंदा उसको क्यों यूज़ करेगा? सो इट शुड बी रिवर्सिबल. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन, द पॉपुलेशन पार्ट, द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होते हैं वो सेक्सुअल टच, सेक्सुअल इंटरकोर्स, बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट की वजह से फैलते हैं. और इनको जो है हम लोग जो है ऑल्सो कॉल्ड एज वेनेरल डिजीज, क्योंकि ये वेनेरल रिसर्च लैबोरेटरी में सबसे पहली बार है ना पता किए गए थे, डायग्नोज किए गए थे. इसको हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि पेल्विस रीजन में जो भी ऑर्गन्स है उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है. फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, है ना. उसके अलावा इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल नहीं कम्युनिकेबल बीमारी है ना. ठीक है. ओके. अब आते हैं हम लोग कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और कौन लोग हैं जो इसके बहुत ज़्यादा हाईली अंदर रिस्क है कि किनको ये हो सकता है ना. रिस्की किन के लिए है, कौन इसके अंदर है जिनको जल्दी ये हो सकता है. तो रिस्की फॉर जो भी लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जो भी लोग है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर, बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनके, क्योंकि यू नेवर नो हु इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ डिजीज. इफ योर पार्टनर हैज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यू कैन ऑल्सो हैव इट, है ना. जो भी लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, है कि नहीं, या फिर जिनको है ना इनकरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, जो बार बार ब्लड लेते हो, थैलेसीमिया के पेशेंट हो, तो इन सब में वो लोग जो है वो बहुत हाईली अंडर रिस्क होते हैं कि उनको ये बीमारी हो सकती है. ठीक है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट, यानी कि छूने से नहीं फैलती, छुआछूत की बीमारी नहीं है. बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, वाया ब्लड फैल सकती है ना, कुछ सलाइवा से भी फैल सकती है. कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आती हैं, और अगर वो आपको हो गई तो आपकी डेथ हो जाएगी, जैसे कि आपका HIV एड्स और हेपेटाइटिस बी. सो इनक्यूरेबल, पक्का मरना निश्चित है. आप पेशेंट का लाइफ बढ़ा सकते हो, लाइफ टाइम एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसको जीवन भर के लिए आप जो है ना मतलब आपस से ठीक नहीं कर सकते हो, उसका बस लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो. तो उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपका कौन कौन है? हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये दोनों वायरस से होता है. अगर कोई पूछे यार कि अर्ली सिम्टम क्या है STD का और लेट सिम्टम क्या है, व्हाट इज सिम्टम? हाँ, बीमारी होने के बाद जो भी चीज़ हमको देखने को मिलता है दैट इज सिम्टम, है ना, जो पेशेंट खुद से डिटेक्ट कर सकता है. जैसे कि उसको जो है ना पिंपल्स अराउंड जेनाइटल एरिया देखने को मिलेगा, या फिर फ्लूइड डिस्चार्ज देखने को मिलेगा जेनाइटल एरिया में, है ना. पेन होगा, स्वेलिंग होगा इन द पेल्विस. तो ये तो अर्ली सिम्टम्स है. लेट या कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स क्या है? अगर कंटिन्यूड रहा तो उसमें क्या देखने को मिलता है? पस फिल्ड इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनफर्टिलिटी, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ectopic pregnancy? Implantation at the wrong site. A female is suffering from sexually transmitted disease, the blastula will be implanted not at uterus, it can be implanted at fallopian tube, right? Stillbirth देखने को मिलेगा, या फिर कैंसर, इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी देखने को मिलता है इन केस ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका एग्जाम्पल है ना जेनाइटल वॉट्स. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है ये. अभी मैं सबका नाम लिखूंगी, याद रखना है उस चीज़ को. तो ये सारे अर्ली और लेट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. आते हैं हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम पे. यहीं से क्वेश्चन आएगा. सबसे पहले मैं प्रोटोजोअल, जो प्रोटोजोआ से होगा, प्रोटोजोअल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस. जो ट्राइकोमोनियासिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
मोनियासिस नाम है, जो ट्राइकोमोनियास वेजिनलिस से फैलती है ना। उसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी पढ़ना है। ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से फैलती है। बैक्टीरियल में 4 बीमारी हम लोगों को पढ़नी है, साइफिलिस, कैंक्रोइड, क्लेमाइडियासिस या फिर गोनोरिया। साइफिलिस इज ट्रांसमिटेड वाया ट्रेपोनेमा पैलिडम, कैंक्रोइड बाई हीमोफिलस ड्यूकरी, क्लेमाइडियासिस बाई क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये सब बैक्टीरिया का नाम है, एंड गोनोरिया बाई नाइजेरिया गोनोरी। वायरल डिजीज में हम लोगों को 4 बीमारी याद रखनी है ना। पहला जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, जिसमें जेनाइटल हर्पिस बाई टाइप 2 हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जेनाइटल वॉर्ट्स बाई ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी बाई हेपेटाइटिस बी वायरस एंड एड्स बाई ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। HSV स्टैंड्स फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HPV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसी के बारे में मैंने बोला था कि इससे जो है सर्वाइकल कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर देखने को मिलेगा। इसका आजकल वैक्सीन बहुत चल रहा है, लड़कियों को लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वायरस, और इसका नाम तो सबको पता ही है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का लाइफ साइकिल हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अब देखो यार, जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो एक्चुअल में इन्फेक्ट करता है, प्रॉब्लम काउज करता है जेनाइटल एरिया में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जेनाइटल एरिया, हेपेटाइटिस बी नाम ही हेपार से है, तो ये जेनाइटल एरिया के अलावा लिवर को इफेक्ट करेगा। ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ करके सोमैटिक ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। और HIV तो हम जानते हैं, एड्स और HIV से हम लोगों का है ना हेल्पर टी सेल का नंबर कम हो जाता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है अपार्ट फ्रॉम द जेनाइटल एरिया। तो ये वाली बातें हम लोगों को याद रखनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होगा, किसी अननोन पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना होगा, है ना। और ड्रग अब्यूजर से दूर रहना होगा, इंट्रावेनस जो भी लोग ड्रग लेते हैं उनसे आपको दूर रहना होगा। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि कपल बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 years। 2 साल तक उसने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, फिर भी उसको बच्चे नहीं हुए, है ना। सो इनफर्टिलिटी इज रिवर्सिबल, सबसे पहली बात। लेकिन अगर कोई स्टेराइल हो गया है तो वो इरिवर्सिबल है। स्टेरिलिटी इज इरिवर्सिबल बट इनफर्टिलिटी इज रिवर्सिबल। एंड किसको इनफर्टाइल कहोगे? अ पर्सन या कपल इज सेड टू बी infertile if they are unable to conceive even after 2 years of unprotected sex। फिर भी उनको बच्चे नहीं हुए, ठीक है, तो उनको इनफर्टाइल कहेंगे। इसको क्योर किया जा सकता है, रिवर्सिबल है। तो इसका जो क्योर है वो है हमारा ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यानी कि इस तरह से आप बंदे को असिस्ट करोगे, है ना, ताकि वो बच्चे पैदा कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। तो इसमें हम उनको हेल्प करते हैं 2 मेथड से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, है ना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम उनको हेल्प करेंगे, है ना, इन
विट्रो फर्टिलाइजेशन से या फिर इन वीवो फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन विट्रो एंड इन वीवो? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा है, आउटसाइड बॉडी हो रहा है, लैब में करा रहे हैं. लेकिन इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो हम लोग फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी करा रहे हैं. फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी. ठीक है, अब यहां पे समझने वाली चीज है, ध्यान से सुनो. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इसको मैं अलग पेज पे लिखती हूँ क्योंकि इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? एक टेस्ट ट्यूब लो इस तरह का, या पेट्री डिश लो, और इसमें तुम जो है एग को डालो, स्पर्म को डालो, एंड लेट देम फर्टिलाइज देमसेल्फ, है ना. लेट द फर्टिलाइजेशन अकर ऑन इट्स ओन, है ना. स्पर्म एग को खुद फर्टिलाइज करेगा. ठीक है, तो यानी कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, एक्रोजोम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर हम लोग क्यों हेल्प कर रहे हैं कपल को ऐसे फर्टिलाइजेशन करने? तो इसका कारण क्या हो सकता है? मेल को दिक्कत होगी ओलिगोजूस्पर्मिया की. ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब होता है कि जो भी वो सीमेन निकाल रहा है उसमें स्पर्म का नंबर जितना होना चाहिए आइडली उससे कम है. तो दैट कंडीशन इज नोन एज ओलिगोजूस्पर्मिया. तो इसलिए जो भी स्पर्म अगर वो नेचुरली फीमेल की बॉडी में डालता था यार, तो उसकी सारे की क्या हो जाती थी? फैगोसाइटोसिस. तो पहुंच नहीं पाता था ढंग से, इसलिए उसने टेस्ट ट्यूब बेबी को ऑप्ट किया. लेकिन दूसरा जो यहाँ पे हम लोग करते हैं इन विट्रो बाहर फर्टिलाइजेशन जो कर रहे हैं, उसमें हम लोग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं. ये भी इसके अंदर आता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो इसका क्या मतलब है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का क्या मतलब है कि हम लोग जो है एग लेंगे और एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देंगे. किस चीज को? स्पर्म के न्यूक्लियस को. तो हमने इंजेक्शन क्यों किया? क्योंकि स्पर्म खुद से फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा. तो ये जो है ये हम ऑप्ट कब करते हैं, है ना, इन केस ऑफ एक्रोजोमल प्रॉब्लम. एक्रोजोमल प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि एक्रोजोम के एंजाइम्स ढंग से रियल में एक्चुअल में फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे. टेस्ट ट्यूब में भी रखेंगे तब भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे. या फिर एजोस्पर्मिया. एजोस्पर्मिया का मतलब है कि जैसे ही बॉडी से बाहर स्पर्म को निकाल रहे हैं, है ना, वो मर जा रहा है, तो क्या वो वहाँ पे टेस्ट ट्यूब छोड़ने पे फर्टिलाइज कर पाएगा? नहीं, है ना. या फिर इस केस में भी कर सकते हैं टेराटोजूस्पर्मिया. टेराटोजूस्पर्मिया का मतलब है कि एबनॉर्मल शेप और साइज है स्पर्म का, तो एक्चुअली फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. नेचुरली फीमेल बॉडी में जा करके वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा था, है ना. तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा ढंग से, और मूव भी नहीं कर पाएगा, शेप और साइज ढंग का नहीं है, तो उस कम मूवेबिलिटी को हम एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं. तो अगर मूव कम कर पाए या फिर शेप साइज अलग हो, एजो यानी कि जिंदा ही नहीं बच रहा हो बाहर निकलने पे, या एक्रोजोमल इशू हो, तो हम इनको यूज कर सकते हैं. टेस्ट ट्यूब बेबी तब कर सकते हैं जब उसमें उसका एक्चुअल में स्पर्म काउंट कम है ना. ये हम तब भी कर सकते हैं जब, है ना, क्या हो, मोटिलिटी कम. क्योंकि अगर मोटिलिटी कम है तो क्या वो एक्चुअल में यहाँ पे जब इजैकुलेट हो रहा था तो क्या ठीक से मूव करके जा पाता? नहीं. तो उस केस में भी हमको टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ेगा. ठीक है. शेप और साइज भी अगर इसका अलग अलग हो तो ढंग से वो पहुंच ही नहीं पाएगा, और फिर भी वो एक्चुअल नेचुरल फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब तक जाके नहीं कर पाएगा. इसलिए हम टेस्ट ट्यूब बेबी को यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर एक्रोजोम में प्रॉब्लम है तो हमको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ही करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं दोनों करना, बाहर फर्टिलाइजेशन करने का मैक्सिमम रीजन तो सेम ही है, खाली ये वाला रीजन अलग है कि अगर एक्रोजोम में प्रॉब्लम है तो तुम अगर टेस्ट ट्यूब में भी रखोगे तब भी वो एक्चुअल में फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो एक्चुअल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है जो दो तरीके से किया जा सकता है, या तो टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. मोस्टली टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है. ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि एक्रोजोमल इशू है. तो अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं तो बच्चा बाहर बन रहा है, तो इसमें हमको ना दो चीज देखने को मिल सकता है. या तो हम बाहर जाइगोट को बनाने के बाद फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या फिर हम जो है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करेंगे, जाइगोट को नहीं, एम्ब्रियो को. तो देखो, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में जाइगोट बाहर बना, या फिर जाइगोट को थोड़ा एम्ब्रियोनिक स्टेज तक हम लोग बनाए, यानी अर्ली मोरूला 8 to 16 सेल स्टेज. तो इतना अगर बड़ा एम्ब्रियो है या जाइगोटी है तो फीमेल के सीधे कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग? फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोरूला या जाइगोट नेचुरली भी फैलोपियन ट्यूब में बनता, वहीं डाल देते हैं, यहाँ पे अपने आप डिसेंड करेगा, ब्लास्टूला बनेगा, इम्प्लांट कर जाएगा.
लेकिन मान लो कि इसमें तुमने जाइगोट या फिर अर्ली मोरूला नहीं, लेट मोरूला तक बनने दिया बाहर टेस्ट ट्यूब में ही, तो अब लेट मोरूला जो है, लेट मोरूला क्या करता है, वो नीचे डिसेंड कर जाता है यूट्रस में। तो अब हम लोग फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को या अर्ली मोरूला को ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेट मोरूला को सीधे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर सीधे यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। सो मोस्टली टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर ये दोनों प्रोग्राम्स आएंगे जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टाइप है। लेकिन इन विट्रो के अलावा हम लोगों को इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी पढ़ना है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है? तो इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। तो बॉडी के अंदर अगर हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो वो नेचुरली क्यों नहीं हो रहा था, क्या क्या इशू थे? तो उसके लिए हम लोग पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो हम मेल गैमिट को ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल बॉडी में, या फिर फीमेल गैमिट को ही ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल बॉडी में। देखो, अगर तुम मेल गैमिट को ट्रांसफर कर रहे हो फीमेल बॉडी में, तो या तो तुम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करो, यानी कि मेल जो है नेचुरली इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा था फीमेल की बॉडी में, क्योंकि उस लड़के को था इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब हो गया कि उसका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इंसेमिनेट नेचुरली नहीं हो पा रहा था। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, आर्टिफिशियली सीमेन को डाला जाता है कहाँ, पुट इन या केप्ट इन इंसेमिनेशन डन इन वजाइना। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जाता है कहाँ पे, वजाइना में, वाया द मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्योंकि लड़के को ये इशू था, नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा था। तो ये वजाइना में किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि लड़के को इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं था, लड़के का स्पर्म काउंट कम था, उसको ओलिगोजूस्पर्मिया था। तो अगर वजाइना में स्पर्म जा रहा था तो मैक्सिमम स्पर्म की है ना खा लिया जा रहा था, तो ऑलरेडी स्पर्म कम था, वजाइना में खत्म हो जा रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म को सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, वजाइना वाली फैगोसाइटोसिस स्किप हो जाएगी। अब जो भी फैगोसाइटोसिस है यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब में है, उतना को अगर स्पर्म बर्दाश्त कर सकता है तो हम करेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन तुम देख पाओगे इन दोनों में इंसेमिनेशन हो रहा है, और इन दोनों में अगर इंसेमिनेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों केस में मेल गैमिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी वो इंसेमिनेट कर रहा है, फीमेल गैमिट को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नंबर कम है, सो ये ओलिगोजूस्पर्मिया के केस में किया जाता है। ठीक है, तो अगर मेल में प्रॉब्लम है तो मेल गैमिट ट्रांसफर करेंगे, लेकिन फीमेल में अगर प्रॉब्लम है, फीमेल खुद का एग नहीं बना पा रही, उस केस में हम लोग गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करते हैं, फीमेल गैमिट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे नेचुरली उस फीमेल ने एग निकाला। तो किसी दूसरी फीमेल का एग कहाँ डाल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। देखो, अच्छी बात ये होनी चाहिए कि अगर आप इनफर्टाइल निकल गए हो तो आप जो है बच्चे अडॉप्ट करो, लेकिन कुछ लोगों को अगर बच्चे अडॉप्ट नहीं करने, उनको अपना ही खून चाहिए, तो उस केस में वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं, जिसमें इन विट्रो यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, माँ बाप दोनों का ही एग स्पर्म लेके या तो टेस्ट ट्यूब बेबी या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर सकते हैं, और बच्चा बाहर बना तो उसको आप 2 तरह से ट्रांसफर कर सकते हो, जाइगोट के फॉर्म में, फैलोपियन ट्यूब में, या फिर लेट मोरूला के फॉर्म में सीधे यूट्रस में। इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर ही होगा फर्टिलाइजेशन। तो अगर मैंने मेल गैमिट को ट्रांसफर किया या तो वजाइना में या यूट्रस में, तो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों का अलग अलग अपना अपना रीजन है। और फीमेल गैमिट को अगर ट्रांसफर किया है तो ऑब्वियस सी बात है, ये फीमेल खुद से अपना एग नहीं बना पा रही थी, दूसरी फीमेल का एग लेके यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। तो होगा क्या कि जो बच्चा होगा, शी वॉन्ट्स टू एंजॉय हर प्रेगनेंसी मैटरनिटी पीरियड। वो अगर कोई फीमेल अपना एंजॉय करना चाहती है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि शी कांट प्रोड्यूस एग, तो शी कैन ऑप्ट फॉर गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, सो हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, पॉपुलेशन डिस्कस कर लिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिस्कस कर लिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डिस्कस कर लिया, और लास्ट हमारा था इनफर्टिलिटी। तो इतने के साथ करते करते ये बहुत छोटा सा चैप्टर था हमारा, कंप्लीट हो गया। मैंने इसको सबसे शॉर्टेस्ट अगर आप इसको एक बार पढ़ चुके हो तो भी आपको समझ में आएगा, नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आपको, पढ़े नहीं हो तो आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैंने ज़्यादा लिखा नहीं इस चैप्टर में, लेकिन मैंने हर चीज़ें बोली ज़रूर हैं। तो अगर इनकेस आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मैंने जो लिखा है उसको भी आप हेल्प ले सकते हो। इट इज़ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स, नॉट दैट मच शॉर्ट, बट या इट इज़ शॉर्ट। एंड नहीं, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हो तो जो मैंने बोला है उन पॉइंट्स को आप लिखते रहना। अगला चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट विल बी बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, थैंक यू सो मच।